Baba Ramdev needs no introduction. He's a yogi, mystic, yoga practitioner and an entrepreneur, all rolled into one, and we are going to speak to him on the issues which surround Yoga Day. रामदेव जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि योगा डे, योग दिवस जिसको बोला जा रहा है, उसको लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? विवाद 3 वजह से होता है कार्तिकेय भाई। एक, इग्नोरेंस, दूसरा ईगो, एंड थर्ड पॉलिटिकल रीजन। अब यहां तीनों चीजें आ रही है। कुछ लोगों को योग के बारे में जानकारी नहीं है। सूर्य नमस्कार क्या है लोगों को पता ही नहीं है, विरोध कर रहे हैं। अरे वो एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है, एक कंप्लीट एक्सरसाइज है फिटनेस के लिए। अब लोगों को ऐसा लगता है सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। नमः शब्द के 3 अर्थ हैं। एक है सैल्यूट करना, दूसरा है नमः का अर्थ शरीर को वज्र जैसा बना, फौलादी बनाना, तीसरा अर्थ है उसका पोषण करना। तो सूर्य समम नमः इति वज्र कर्णम पोषणम, सूर्य नमस्कार, सूर्य की तरह शरीर को वज्र बनाना, इसमें कहां विरोध है? दूसरी बात, इग्नोरेंस का ईगो आ जाता है कि अच्छा योग जो है वो हमें क्यों करना, हमारे ग्रंथों में तो प्रिस्क्राइब नहीं किया। अबे तुम्हारे ग्रंथों में प्रिस्क्राइब नहीं किया तो विरोध भी तो नहीं किया ना। माने किसी भी दुनिया के मजहब में, मत पंथ में, माने कुरान में, बाइबल में, जैन, बौद्ध, पूरी दुनिया की जितने भी ग्रंथ हैं कहीं पर भी योग का विरोध नहीं है। तीसरा जो विरोध का कारण है, मैंने कहा ईगो, इग्नोरेंस एंड पॉलिटिकल रीजन। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ऐसा लगता है अरे मोदी जी योग से जुड़ गए, अब हमें योग नहीं करना। मीन्स योग तो करना है लेकिन योग का खुले तौर पर समर्थन नहीं करना। ऐसे ही जैसे हमने सूर्य नमस्कार कराया तो विवाद नहीं हुआ। मैं 20 वर्षों से सूर्य नमस्कार करा रहा हूं, करीब 20 करोड़ लोगों को हमने प्राणायाम करवाया, आसन करवाए, ध्यान करा, मेडिटेशन कराया, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। सूर्य नमस्कार कराया। आरएसएस वाले सूर्य नमस्कार कराते हैं तो विवाद हो जाता है। अब जब से बीजेपी जो है इससे जुड़ी तो आदरणीय मोदी जी जुड़े तो विवाद हो गया। बात यह है कि लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को तो एक दूसरे का विरोध करना ही होता है। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप अपना जो है पॉलिटिकल जो एजेंडा है, इश्यूज है, उसके ऊपर आप विरोध कीजिए। योग के बारे में विरोध मत कीजिए, क्योंकि ये तो सबकी भलाई के लिए है। आज जिस तरह से जेनेटिक डिजीज हो रही है, एनवायरमेंटल डिजीज हो रही है, यदि उसको पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो है डिजीज, ड्रग्स, स्ट्रेस, वायलेंस, ग्लोबल वार्मिंग, फिर इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर अशांति, युद्ध, उन्माद, और उसका समाधान योग है। लेकिन आपको लगता है जो पहल की नरेंद्र मोदी जी ने वो कैसी है, अच्छी पहल है, आप उसको मानेंगे? उसके ब्रांड एम्बेसडर भी आप हैं। देखिए, लोगों ने मुझे प्यार दिया कि करोड़ों लोगों तक इस योग की सेवा को पहुंचाने के लिए मुझे भगवान ने निमित्त बनाया। मैंने कहा ना, करीब 20 लाख किलोमीटर घुमा हूं, 20 करोड़ लोगों की सभाएं, शिविर किए। पहले नेहरू जी भी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, खुद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको कराने जाते थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी भी योग करती है, और ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर, हमारे मुस्लिम भाई, जो भी समझदार इंसान है दुनिया का, वो योग करता है, क्योंकि उसको पता है मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है, वो साइड इफेक्ट्स के साथ कंट्रोल करता है। योग में क्योर है ना आपके अस्थमा का, हार्ट प्रॉब्लम का, थायराइड का, यहां तक कि हम तो एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक को, हेपेटाइटिस तक को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तक को क्योर किया है। तो कितनी बड़ी बात है ना। और मैंने कहा जिस तरह से जेनेटिक डिजीज और उसमें चारों तरफ जो पॉल्यूशन, एडल्टेशन, चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह है, उसमें सुरक्षा चक्र आपको योग से मिलता है। तो जितने भी समझदार इंसान है देश ही नहीं पूरी दुनिया के, आज वो योग की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के कारण से इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने एक काम ही किया कि नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, तमाम लोग हो, इन्होंने योग को वो गौरव नहीं दिया जो देना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले यूएन के अंदर जाकर के कहा कि एक इंटरनेशनल योग डे क्यों नहीं होना चाहिए। ये जो आपने बात बोली, नीतीश कुमार, उनका कहना है कि योग एक पर्सनल प्रैक्टिस है, घर के अंदर करने की चीज है, एक फिलॉसफी है, एक लाइफस्टाइल है, लेकिन उसे पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा जो चीज घर में करने के लिए अच्छी है उसको सब भी करें, इसके कितने फायदे होंगे मैं आपको बताता हूँ कार्तिकेय भाई। योग यदि पॉपुलराइज होता है तो इस देश का लाखों करोड़ का हेल्थ बजट यूज होगा। मैं अब कुछ आंकड़ों में बातें कह रहा हूँ,
मैंने उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया है। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश में बीमारियों के ऊपर खर्च होते हैं या बीमारियों से बचने के लिए। जो लोग न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन के तौर पर और विटामिन के तौर पर, हेल्दी फूड के तौर पर जो खा रहे, माने पूरी दुनिया में तो करीब 16 करोड़ रुपए, अकेले भारत में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां खा रहे हैं लोग। और गांव का पैसा, गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, दवा बनाने वाली कंपनियों के पास जा रहा है। दवा बनाने वाली कंपनियां मल्टी बिलियन नहीं, मल्टी ट्रिलियन की हो रही है, इतना ज्यादा उनके पास पैसा बढ़ रहा है। खैर, उसके बाद नशा। योग करने से रोग तो मिटते हैं, आदमी नशा छोड़ देता है। पंजाब से लेकर के हिंदुस्तान के जवान से लेकर के पूरी दुनिया में देखो ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि योग को ऐसा कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पर्सनल लाइफ की चीज है, इसको जो है आप इस तरह से जो है प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो योग का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, मैं कह रहा हूं। उसी से इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचेगा, एक इंसान अच्छी जिंदगी जी पाएगा, रोग और तनाव मुक्त जीवन जीने के साथ साथ अपनी शक्तियों को जगा पाएगा। एक तरफ 125 करोड़ लोग, मैं कहता हूं योग करने वाले 1.25 करोड़ आदमी भी होना तो देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। आज मैं जहां खड़ा हूं, किसकी वजह से खड़ा हूं? किसी की राजनीतिक पार्टी की मेहरबानी की वजह से, किसी कॉर्पोरेट हाउस की मेहरबानी की वजह से नहीं, मैं योग की वजह से खड़ा हूं। आज मैंने जो किया है, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी शायद अब शुरू में जो लाइनें बोली कि बाबा क्या है, बाबा जो है वो योग की वजह से। मैं तो कहता हूं मेरे जैसे हो जाएंगे ना लोग। यदि योग करके मेरे जैसे हो जाते हैं तो क्या इस देश का भला नहीं होगा? उससे भला होगा। लेकिन फिर इतनी लड़ाई क्यों चल रही है? आजम खान कुछ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं, योग को सनातन धर्म से जोड़ दिया जाता है। देखिए, कुछ लोग ना अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं इसके पीछे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। योग कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ये सोशल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और इसको ऐसे रहने देना चाहिए। ये सही है कि योग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, एक लाइफस्टाइल है, एक साइंटिफिक है और हेल्दी और बहुत ही डिवाइन लाइफस्टाइल। तो योग को इसी तरह से रहने देना चाहिए। चाहे योग का शारीरिक पक्ष है, उसमें एक्सरसाइज है, पोस्चर्स हैं, प्राणायाम है, फिर चाहे योग का आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक वैचारिक पक्ष है कि योग जो है यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सदाचार, सत्य। योग का कुछ धर्म से कोई ताल्लुकात है? योग हिंदू है? योग क्या है? योग के दो पक्ष है कार्तिकेय भाई, मैं इसको बताना चाहता हूँ। योग एक शरीर को सेहतमंद रखने के लिए, मन को तनाव मुक्त रखने के लिए, मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए एक प्रैक्टिस है। उसमें कुछ प्रकार की क्रियाएं, जैसे मान लीजिए ये योग की एक प्रैक्टिस है। दूसरा, ये दूसरी प्रैक्टिस है, क्रिया। ये हाँ दूसरी क्रिया है। ये योग की तीसरी प्रैक्टिस है, क्रिया है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए। फिर ये मेडिटेशन के लिए, ओम बोलना चाहे तो कोई ओम ना भी बोलना चाहे तो साइलेंस में जाकर के ध्यान करना, मेडिटेशन करना। अब इसमें कोई श्वास लेने और छोड़ने से हिंदू मुसलमान हो जाता है क्या? मैंने लाखों मुसलमानों को ऐसे करवाया देवबंद के अंदर। हाँ, मैंने कहा सांस लो भाई, छोड़ो, और ये भस्त्रिका किया। दूसरा मैंने कहा कपाल भाती करो। मैंने कहा किसी का मजहब तो नहीं बदला? बोली थी किसी का नहीं बदला, हम तो मुसलमान के मुसलमान ही है। तो सूर्य प्रणाम को बाहर क्यों किया गया? जो सूर्य नमस्कार वाली बात है, असल वो तो अगर मेरी जितनी लिमिटेड जानकारी योग को लेके, वो तो स्पाइन को लेके। देखिए, सूर्य नमस्कार क्या एक प्रैक्टिस है, जैसे ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, फिर एक पैर पर बैठ जाते हैं ऐसे। फिर ये जो प्रैक्टिस है ये फिजिकल एक्टिविटी है। आप सूर्य की तरफ मुंह करके करें, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ भी मुंह करके करें, आप मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, आप गिरजाघर की तरफ मुंह करके करें, आप काबा की तरफ मुंह करके करें, मक्का मदीना की तरफ मुंह करके करें, क्या फर्क पड़ता है? सूर्य नमस्कार में नमः शब्द को लेकर भ्रांति, और किसी भी शब्द का अर्थ जो उस परंपरा में होता है। संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के जो ऑथेंटिक आदमी है वो है पाणिनि और आचार्य यास्क। निरुक्त में उसके अर्थ 3 अर्थ करते हैं। एक नमः का अर्थ है प्रणाम, सैल्यूट करना। दूसरा अर्थ है वज्र, तीसरा अर्थ है पोषण, सूर्य के समान शरीर को वज्र बना देना, ये सूर्य नमस्कार है। अब इसमें कहां आ गया मजहब?
तो आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी केवल इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने योग को इनिशिएटिव लिया और योग को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया और उस पर एक पब्लिकली इनिशिएटिव लिया। 177 देशों का समर्थन लिया, 47 मुस्लिम देशों का समर्थन लिया। मैंने कहा यहाँ जो विरोध हो रहा है ईगो, इग्नोरेंस एंड पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपने अपने राजनीतिक धरातल को वो तलाश रहे। अब जैसे क्या होता है, अब योग को पॉपुलराइज कर रहे हैं पॉलिटिकली, उसको जो है समर्थन करके मोदी जी, तो उससे निश्चित रूप से उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। इससे देखो ये सही बात है एकदम, इसमें मुझे कोई कहने में आपत्ति नहीं। लेकिन मैं दूसरे फिर इसमें मैं कहता हूँ कि वो भी जो है इसमें यूं क्यों देखते हैं कि इससे मोदी जी पॉपुलराइज हो रहे हैं। वो कहें योग का हम भी समर्थन करते हैं, योग हम भी करते हैं, तो अकेले मोदी जी को क्रेडिट क्यों लेने देते। 21 जून को जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को बुलाया, सोनिया गांधी जी खुद कपालभाति अनुलोम विलोम करती हैं। अच्छा, करती हैं। उनकी सास करती थी, इंदिरा जी करती थी, नेहरू जी करते थे, तो उनको भी आना चाहिए भाई, योग तो हम सबका है। तो योग का सारा क्रेडिट मोदी जी को ये लेने क्यों दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी बहुत मुलाकात होती है मोदी जी से, मोदी जी का योग को लेके और इस पूरे दिन को लेके, अब तो इंटरनेशनल हो गया है, यूएन ने भी उसको एक तरीके से यूएन की स्टैंप लग गई है। क्या विजन है प्राइम मिनिस्टर का? देखिए प्राइम मिनिस्टर खुद योग करते हैं और उनका सीधा सीधा है। किस तरह का योग करते हैं, बहुत लोग जानना चाहेंगे। नहीं, आपने सिखाया उनको? देखिए ऐसा है, अलग अलग लोगों से उन्होंने, जैसे क्या होता है योग की बहुत सारी विधाएं, कुछ जैसे हम प्राणायाम के ऊपर ज्यादा जो है ध्यान देते हैं कि भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी है जिसको सब कर सकते हैं, कुछ लाइट पोस्चर्स है, तो कुछ प्राणायाम करते हैं, वो कुछ आसन करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो सब लोग कोई योग नहीं कर सकता। नहीं देखिए, मैं दो तरह से करता हूँ। एक मैं कहता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको डिफरेंट करना चाहिए, और बाकी जो 25-30 से ज्यादा की उम्र वाले उन सबको बहुत लाइट एक्सरसाइज और प्राणायाम करनी चाहिए। वही मैंने करवाई ना। मैं देखो दो तरह से बताता हूँ, एक सबके लिए योग, एक स्पेसिफिक उम्र के लिए। तो हमारे जैसे गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, आचार्य कुल में बच्चे रहते हैं, आप उनको देखा होगा बड़े क्रिटिकल पॉजेज करते हैं। मैं जब शिविर में कराता हूँ वो सिंपल योग कराता हूँ, ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे करो, ये करो, ये करो, सब कर सकते हो, ऐसे ऐसे करो, ये सब कीजिए। तो ये मैंने योग के क्षेत्र में 3 चीजों को देखा। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी बॉडी इतनी लचीली कैसी है? एक तो मैं बहुत कम खाता हूँ, आप ही कहिए कि मुट्ठी भर खाता हूँ, और 9 साल की उम्र से मैंने योग करना शुरू किया, एक दिन भी छोड़ा नहीं। आप मेरी कमर देखिए, पेट देखिए। खाते क्या हैं? यदि घुमाऊंगा तो आपका भी सिर घूम जाएगा। मैं 18 साल तो अनाज खाया ही नहीं, और फिर अभी जो बहुत ज्यादा आग्रह किया सब लोगों ने, तो मेरे को ऐसे हट नहीं था, मुझे कोई आडंबर तो करना ही, कोई पाखंड तो करना नहीं है, तो सब लोगों ने आग्रह किया, तो फिर भी अभी मैं थोड़ा अनाज भी लेने लग गया। तो 1 कटोरी दाल, कोई सब्जी, कोई ऐसा 50-100 ग्राम चावल, 1 चपाती, कोई एक फ्रूट ले लिया, जैसे सुबह 1 सेब खा लिया, बस हो गया। जो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की 2 बड़ी समस्या है, एक हंगर एंड मेलिट्यूशन, दूसरा ओवर डाइटिंग। कुछ लोग ओवर ईटिंग। तो ये 2 समस्याओं से मैं नहीं जूझता। मैं भूखा भी नहीं रहता, मैं न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन जितनी जरूरत है उतना यूज करता हूँ, और मैं ओवर ईटिंग नहीं करता, और लाइफ को बहुत आनंद से जीता हूँ। जो मेरे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, मैं उसको अंतिम आदेश मानता हूँ, और अपना काम करता जाता हूँ, मेहनत करता हूँ। सुबह 4 बजे मेरे वर्किंग आवर स्टार्ट होते हैं, 10 बजे तक योग करना, ध्यान करना, और दिन भर कर्म योग करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करो और खुश रहो। आप मोदी जी के बारे में बता रहे थे मुझे। मोदी जी योग करते हैं, और 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा, 18 घंटा वो काम करते हैं कम से कम। कितनी अच्छी बात है, सब ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। योग और कर्मयोग यही लाइफ है, और मुझे लगता है इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं एक बात और भी मानता हूँ कि कंट्रोवर्सी होने से अच्छा हुआ, कम से कम लोगों को योग के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी तो हुई। अभी तक तो कुछ लोगों को, काफी लोगों तक तो हमने मैंने कहा ना कि करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, करीब 20 करोड़ लोगों के सभाएं शिविर रखी, उसमें बहुत लोग जुड़े, पूरी दुनिया में भी हम गए, बताया योग बहुत सिंपल है और सबके लिए।
क्योंकि गुफाओं, ग्लैमर और जटिलता, गुफा, ग्लैमर और जटिलता से हमने बाहर निकाल दिया योग को। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी योग के बारे में अनजान थे। तो ये विवाद होने से ना बहस होती है योग के ऊपर, तो लोगों को जानकारी मिलती है कि वास्तव में योग है क्या। तो उससे लोगों को एक बेसिक जो योग की प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक योग का जो नॉलेज है, एक तरह की अवेयरनेस। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में योग है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। आपने जैसे देवबंद की बात की थी कि आप देवबंद गए, आपने वहाँ लोगों को बताया कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर उसको लेके एक ये भी बात सामने आती है कि हो सकता है शायद माइनॉरिटीज को लगे कि आप एक सिस्टम ऑफ नॉलेज जो एक बड़े धर्म का है उसको इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, मैंने कहा उनको बाबा रामदेव से आपत्ति नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली आरएसएस और बीजेपी से उनको आपत्ति है, इसलिए वो अपोज करते हैं। मैंने कहा 5 लाख मुसलमान थे, मैंने सबको कहा करो भाई, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मैंने सबको करा। सब वही सारे उल्ले वहां बोला ना, सब कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा जी से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वही कहने लगे बाबा जी मैंने क्या मेरा वेट कम हो गया, मैंने क्या मेरी डायबिटीज अच्छी होगी, मैंने क्या मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मैंने क्या मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। तो योग करके लोगों को जिंदगी मिल रही है ना, और उससे लोगों, मैंने एक बात और कही देवबंद पे, मैं आज भी कहना चाहूंगा उसको। मैंने कहा भाई आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज तो अलग नहीं है। 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले जाके देखो, हमारा खून एक, हमारा खानदान एक, हमारे पुरखों का ज्ञान है। तो योग हमारी साझी विरासत है, ये कोई स्वामी रामदेव की या मोदी जी की किसी की व्यक्ति की जागीर नहीं है, बपोती नहीं है। तो योग को हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इस साझी विरासत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने सियासत की बात की, आपने एक बाकायदा करप्शन के खिलाफ कैंपेन भी चलाया था, मोबिलाइज भी किया था आपने लोगों को बाकायदा 2012 के बाद। जिस तरीके से ब्लैक मनी को लाने का काम अभी चल रहा है, आप उससे खुश हैं? आपको लगता है कि स्पीड ठीक ठाक है या स्लो है, क्योंकि साल भर हो गया सरकार का? देखिए, इनिशिएटिव लिया गया, सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग में ब्लैक मनी के ऊपर ही प्रस्ताव लाया गया, फिर उसके बाद बहुत से कार्य हुए। लेकिन लोग ये नहीं पूछते कि भाई तुमने क्या क्या किया, वो कहते हैं आया कितना, आया नहीं है। ब्लैक मनी न आने से लोगों में निराशा है। तो लोग आप क्या क्या मैकेनिज्म अपना रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स आप अडोप्ट कर रहे हैं, उसको नहीं सुनना चाहते लोग, रिजल्ट चाहते हैं। और हमसे भी लोग ये नहीं सुनना चाहते कि हमने जब ब्लैक मनी के ऊपर क्या बयान दे दिया है। लोग कहते हैं कि बाबा आएगा कब। अब मीडिया में मुझसे रोज पूछा जाता है, सोशल मीडिया पर भी करीब करीब 1 करोड़ लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे। वो मुझसे रोज पूछते हैं कि बाबा जी काला धन कब आएगा, भ्रष्टाचार कब मिटेगा, व्यवस्था कब बदलेगी। आपने कहा था जो है सिस्टम जस्टिसफुल होना चाहिए और उसमें भारतीयता होनी चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, एग्रीकल्चर सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण भागीदारी, अन्यायपूर्ण उपभोग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर अभी काफी आक्रोश है, नाराजगी है। तो उसको दूर करेंगे। मोदी जी ने कहा हम पाई पाई दिलाएंगे। एक चीज बताइए, साल भर पूरा हो गया सरकार का और आपने बाकायदा कैंपेन किया था और आपकी कैंपेन से काफी पॉलिटिकल मोमेंटम भी बना था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और ये सबको पता है, पब्लिक कैंपेन थी आपकी। 1 साल के सरकार को अगर आप देखें, आप उसे कैसे, उसका मूल्यांकन कैसे, उसकी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आप? देखिए, हम तो सकारात्मक रूप में ही चीजों को देखते हैं। 5 चीजें मैं कहना चाहूंगा मोदी जी कहने से हुई। एक, मीडिया में हर दिन या हर सप्ताह या तो 15 दिन में कोई ना कोई बड़ा स्कैम, कोई ना कोई बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार का बड़ा आपको समाचार मिलता था। अभी 1 साल से टीवी के स्क्रीन से और पेपर से वो बड़ा घोटाला गायब हो गया। एक, दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस बोला जाता था कि देश में कोई निर्णय लेने वाला नहीं और असंवैधानिक तरीके से सरकारें चलती थी, प्राइम मिनिस्टर कोई है, डिसीजन कहीं से हो रहे हैं। तो पॉलिसी पैरालिसिस दूर हो गया, एक विजिबल इफेक्टिव गवर्नमेंट मिली है। तीसरी चीज जो है, पूरी दुनिया में भारत को लेकर के एक नजरिया बदला है कि भाई इंडिया का एक पावरफुल कंट्री है और भारत के सामर्थ्य को, हमारे टैलेंट को, हमारी पावर को, उसको दुनिया पहचानने लगी है। एक खास बात,
पूरे सिस्टम को चेंज करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मोदी जी ने एक स्लोगन भी दिया, उनका पॉलिटिकल स्लोगन है, वर्ष एक शुरुआत अनेक। अनेक दिशाओं से अच्छे काम करने शुरू किए, लेकिन अभी जमीन पर और काम होना बाकी है। लोग कहते हैं काम दिख नहीं रहा है, ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है, लेकिन काम अनेक दिशाओं से हो रहे हैं। वो एक होते हैं वोट बैंक बनाने वाले कार्यक्रम, एक होते हैं देश बनाने वाले कार्यक्रम। देश बनाने वाले कार्यक्रम थोड़े लंबे चलते हैं। और अंतिम बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पहले एक वो गवर्नमेंट थी जो सच्चाई को सुनना भी पसंद नहीं करती थी। अब कम से कम ये मानते तो हैं कि देश बनाने वाले ये मुद्दे, देश ऐसे बनेगा और उस दिशा में कार्य और गति से होना चाहिए, सब बातें ठीक है। तो कम से कम ऐसी गवर्नमेंट है जो सच को सुनती तो है। रावण जितना अहंकार उनमें नहीं। और क्या नहीं हुआ? देखो, मैं 5 चीजें आपने बताई, क्या हुई, क्या ठीक हो रही, क्या नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जैसे काला धन है तो उसके ऊपर मैंने कहा कार्रवाई तो हुई, लेकिन काला धन आया नहीं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो अभी होनी है शेष। अब 5 सालों में जो काम होना है, मैं कहूँगी कि 1 साल में सारा हो जाए तो ऐसा मुश्किल हो। लेकिन अभी पार्टी में आपने देखा होगा जैसे सुषमा स्वराज को लेके हुआ, उस पर आप क्या बोलेंगे? उसमें बाकायदा विपक्ष कह रहा है उनका इस्तीफा देना चाहिए, और ललित मोदी जो भगौड़े हैं यहाँ से भाग के उनकी मदद कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों में इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है? देखिए, क्योंकि प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं है, ये प्रश्न प्रॉपर्टी का है, एथिक्स का है। यदि जो है मानवीयता के आधार पर देखें तो सुषमा जी ने कुछ भी गलत नहीं किया। यदि उसको पॉलिटिकल एथिक्स के आधार पर देखें तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और सावधानी बरती जा सकती थी। लेकिन सुषमा जी की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं लगता। उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, आज करीब करीब जो है 40 साल से ज्यादा का उनका पॉलिटिकल करियर हो चुका है। अब इस उम्र में कभी भी उनके ऊपर आपने देखा करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। तो एक व्यक्ति को एक खाली बात से उसके पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला पॉलिटिकल एथिक्स और ह्यूमैनिटी, आपने 2 हिस्से कर दिए इसके। हाँ, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि मानवता के आधार पर सही है, लेकिन उसको लोग फिर इधर उधर घुमा देते हैं ना। किसी एक बात से किसी की जिंदगी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उसके जो है टोटलिटी में उस आदमी को देखना चाहिए। तो टोटलिटी में यदि सुषमा जी को आप देखेंगे तो सच में वो एक बहुत ईमानदार, बहुत संजीदगी वाली, बहुत जिम्मेदारी वाली और बहुत देशभक्त ईमानदार महिला है। ऐसे में खाली एक बात को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना ठीक नहीं है। मैंने कहा टोटलिटी में उनके कैरेक्टर को एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन काम अगर केवल इंडिविजुअल एक्ट देखा जाए वो ठीक नहीं था। देखिए, मैं अभी इसके ऊपर कोई ठीक गलत नहीं कह रहा हूं, इतना जरूर कह रहा हूं कि मुझे सुषमा जी की नीयत पर कोई शक नहीं लगता है। क्योंकि ये पहला प्रकरण हुआ है रामदेव जी जहां बाकायदा उनका नाम, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम, ललित मोदी का नाम, पहली आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी है सरकार की, पहला विवाद है। देखो, ऐसा मेरे भाई कार्तिक है, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक पब्लिक इंटरव्यू है। माने मीडिया की लाइफ जीना, सोशल लाइफ जीना, स्पिरिचुअल लाइफ जीना, बिजनेस वाली लाइफ जीना, फैमिली लाइफ जीना, ये बहुत सरल है। जटिलताएं हैं सब जगह, लेकिन ये बहुत सरल है। पॉलिटिकल लाइफ इतनी क्रिटिकल होती है, आप किसी से मिलो तो प्रॉब्लम हो सकती है, ना मिलो तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी की मदद करो तो प्रॉब्लम हो सकती है, ना मदद करो तो प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह से चीजों को एक ताना बाना बुन दिया जाता है और बात का बवंडर माने चीटी का पहाड़ कर दिया जाता है, ये सब हम देख रहे हैं। इसलिए मुझे एक ही बात इस संदर्भ में बार बार कहनी है कि किसी भी आदमी के कैरेक्टर को टोटलिटी में हमें देखना चाहिए। आज तक दुनिया के इतिहास का एक आदमी बता दो, पर क्या गलती नहीं होती? मेरी बात सुनो, दुनिया के इतिहास का कोई एक आदमी बता दो जिसने कोई गलती नहीं की। मैं गलती की या नहीं की, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। अरे कोई काम करेगा व्यक्ति तो उस चीज को, मैंने कहा, एक होती है नीयत,
एक होती है कोई आदमी चाह करके गलत कर रहा हो। सुषमा जी की नीयत में मुझे कोई खोट नजर नहीं आता। बाकी पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें आप कुछ काम करेंगे तो उसको लोग गलत अर्थ में ले सकते हैं, गलत अर्थ में ले रहे हैं। इसलिए तो आज लोग 5-6 दिन इंटरेस्ट बोलते हैं, उनके पति, उनकी बेटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अरे ऐसा देखो, सुषमा जी को जो है कोई वकालत के पैसे की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी इतनी सुखी है कि उनके लिए ये पैसा मायना नहीं रखता है कि वकालत से कोई पैसा आ रहा है। 5-10 लाख रुपए, 20-25-50 लाख रुपए मिल गया वकालत से, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने पॉलिटिकल एथिक्स की भी बात बोली थी कि पॉलिटिकल एथिक्स के हिसाब से अगर देखिए ऐसा है, मोदी सरकार में एक पहला वाकया हुआ है कि जब सुषमा जी जैसी एक बड़ी जो नेता है, जिनका एक राष्ट्रीय स्तर का कद्दावर नेता जिसको बोला जाता है, तो उतने बड़े नेतृत्व के ऊपर जब एक बात उठाई और फिर उस बात को कई एंगल से उधर से घुमा फिरा करके, अच्छा बताओ, जब तक ललित मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था, और अभी भी जैसा कि अभी मैंने तो अखबारों में पढ़ा है और टीवी पर थोड़ा सा देखा है कि ललित मोदी कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई आरोप अभी तक ईडी वाले भी साबित नहीं कर पाए। जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगते हैं, उससे पहले तक किसी के कोई संबंध है, और आरोप लगने के बाद भी सच्चाई आने तक अब आप संबंधों को आप एक ऐसे काट तो नहीं सकते ना, संबंध निभाने के लिए होते हैं। अब इनका जैसे वसुंधरा जी ने भी कहा, मेरे भाई पारिवारिक संबंध थे उनसे, अब इनके साथ भी एक जो है फैमिलियर एक रिलेशनशिप थी। अब संबंधों को आप अचानक ऐसे रातों रात नहीं बदल सकते। अब उन संबंधों में कोई व्यक्ति का, मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं, यदि इस पूरे संदर्भ में भाई उनका एक पारिवारिक रिश्ता था वसुंधरा जी का या सुषमा जी का, अब उसके आगे वो व्यक्ति क्या आर्थिक दृष्टि से क्या करता है, व्यवसायिक दृष्टि से क्या करता है, उसकी आप सुषमा जी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? वो उसने गलत किया तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई ना करे तो ये कटघरे में खड़े होंगे, और मुझे लगता है वो कार्रवाई करेंगे। तो किसी व्यक्ति के साथ माने उनकी सारी जो आर्थिक या राजनीतिक जो उनके गतिविधियां हैं ललित मोदी जी की, उनको सारी गतिविधियों को सुषमा जी के मत्थे मढ़ना, मैं इसको ठीक नहीं मानता। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप योग दिवस पे रहेंगे, लेकिन बात आ रही है कि प्रधानमंत्री योग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि 1-2 आसन कर दें स्पीच के बाद? उनसे कहेंगे कि 1-2 आसन जो आप करते हैं कर दें, क्योंकि कोरियोग्राफर तो आप रहेंगे वहाँ। देखो छड़ी तो आपके हाथ में होगी। ना, मैं कोई छड़ी वाला नहीं हूँ, मैं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग वाला, अध्यात्म वाला, स्वदेशी वाला आदमी हूँ सेवा वाला आदमी हूँ। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने मुझे राजपथ पर आमंत्रित किया, मैं रहूंगा। ये सच है कि मोदी जी रोज योग करते, और उस दिन भी वो योग करके आएंगे भी, सुबह सुबह कर ही लेंगे, क्योंकि वो तो एक सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है, उसमें भी योग करेंगे सब लोग। तो स्वाभाविक तौर पर यदि वो योग करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। बाकी उनका अपना निर्णय है कि वो करते हैं कि नहीं करते। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।